सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम दरबार के श्री चरणों में नमन करते हुए मित्रों आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आज का दिन बड़ा विशेष है और इस महापर्व पर जब हम कहते हैं कि अधर्म पर धर्म की विजय पताका फहराई थी और इस संसार से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। मित्रों तो आप सभी का स्वागत करता हूं उदयपुर मेवाड़ से। मधुरम हिंदी के आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जय श्रीराम कहता हूं आप सभी को। मित्रों आज हम भारतेंदु मंडल रचनाकार एवं उनकी प्रमुख रचनाओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और प्रभु श्री राम की कृपा से आज हमारी 30वीं कक्षा जो है आप सबके समक्ष आने वाली है। मित्रों जैसा कि आप सब इस बात से अच्छे से अवगत हैं कि 5 सितंबर को लिए गए संकल्प के तहत, और ये संकल्प प्रभु श्री राम के कहीं न कहीं सद प्रेरणाओं से ही शायद मेरे मन में आया होगा। और आज हम विजयादशमी के इस पर्व पर 30वीं कक्षा आपको समर्पित करने जा रहे हैं। मन बड़ा प्रसन्नचित्त है, आह्लादित है, क्योंकि मैं अपने कर्तव्य के निर्वहन में आप सभी की शुभेच्छाओं से, परमात्मा की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से मैं इस यज्ञ को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा रहा हूं। तो आप सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आइए जुड़ जाइए अच्छे भाव से इस कक्षा के साथ और सब मिलकर कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए तुलसीदास जी महाराज के इस उम्दा विचार और पंक्तियों के साथ आज की इस कक्षा का आगाज करते हैं। तो आइए आप सभी का स्वागत है मित्रों। और देखिएगा सबसे पहले आज तो राममय है, मधुरम और पूरा संसार राममय है। जय श्री राम। विजयादशमी महापर्व की आपको अनेकानेक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं मित्रों। और आज सुविचार की हम बात करें तो विचार भी राम जी के संबंध में ही है। गरज उठे गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे श्री राम का नारा, जब गूंजे श्री राम का नारा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्री चरणों में नमन करते हुए हम अपनी इस कक्षा का आगाज कर रहे हैं। और आइए शुरुआत करते हैं विजयादशमी महापर्व के इस मंगल ऑफर की। जो मित्र बहुत समय से मान लीजिए कहीं और कुछ रुकावट महसूस कर रहे हो तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो भी फ्लैश कर दिया गया है। इसके बारे में समय में जाया नहीं करूंगा। जो विद्यार्थी अपने आप को इसमें कहीं कंफर्टेबल समझते हो तो उन सब का आह्वान है। ये ऐप जो है मित्रों प्राइवेट कंपनी के होते हैं और उनसे हम लोग जो है कुछ उनका वार्षिक शुल्क देकर हम उनकी सेवाएं लेते हैं। तो उनसे विशेष आग्रह किया गया कि हमारे विजयादशमी के इस पर्व पर हमारे बच्चों को हम इस रूप में देना चाहते हैं। तो उन्होंने एक दिन के लिए हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया है। आप जो इसमें कंफर्टेबल हो, आरामदायक स्थिति में हो, रात्रि 12 बजे तक बिना विचार किए हुए आपकी मंशा को परमात्मा पूरा करेंगे और आप इसमें से जो आपको ठीक लगता हो उसका चुनाव कीजिएगा। और आइए हम शुरुआत करते हैं भारतेंदु युग की, जिसको हम पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। और एक कमेंट कल मैंने पढ़ा, एक बहन ने लिखा, उस कमेंट से मुझे भी ध्यान में आया कि हमारी कक्षाओं को देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 2000 के आसपास है ना, 2 लाख के आसपास नहीं है, 2000 के आसपास है। और आप सोचिए ये कक्षाएं बहुत पवित्र भाव से आपके लिए लाई गई है और मैं आपको बहुत अंदर से कहना चाहता हूं कि मित्रों यही कक्षाएं कहीं न कहीं हमारे ऐप के ऊपर भी अपलोड है। आप सोचिए वो पैसा देकर बच्चे उस इन्हीं कक्षाओं को पढ़ रहे हैं और वही कक्षाएं मैंने आपके लिए निःशुल्क कर दी। एक बहन कह रही थी
कि कमेंट के माध्यम से कि गुरुजी की कक्षाएं इतने सारे लोग देखते हैं, लेकिन लाइक की जहां बात आती है तो 2000 लोग कक्षाएं देखते हैं और 200-250 के आसपास लाइक बनता है। मित्रों, मैं उस कमेंट से मैं भी जरा मुझे विचार करने के लिए मैं भी बाध्य हुआ कि देखिए, स्वार्थमय संसार में है ना, जहां गुरु निस्वार्थ भाव से अपना काम करने के लिए तैयार बैठा हुआ है और चेले जो हैं, जो पढ़ लेते हैं, अच्छे से उस बात को समझ भी लेते हैं, लेकिन एक थम्स अप दिखाने में शायद वो भूल कर जाते हैं। तो मित्रों, आपसे क्या चाहते हैं हम? आपसे केवल एक लाइक और शेयर इसलिए चाहते हैं ताकि इस ऑनलाइन की दुनिया में ये जो वीडियो है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आज की दुनिया आपको मैं यूट्यूब पर मिला ना, तो आपके लाइक और शेयर की वजह से किसी न किसी ने लाइक और शेयर किया होगा, तो मैं भी आपको मिल गया। ये YouTube भी इस सारी चीजों को काउंट करती है कि किसकी कक्षाओं को किस तरह से प्रमोट किया जाए। तो क्या आप नहीं चाहते कि मेरे इस निःशुल्क प्रयास को आपका समर्थन मिले? आपका काम हो गया और गुरुजी का काम थोड़ा सा जो अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाने का काम है, क्या उस यज्ञ में आप अपनी आहुति नहीं देना चाहते? हालांकि इन सब चीजों से ऊपर उठकर मैं आप सबको पढ़ाने का मन बना चुका हूं, क्योंकि आप लाइक नहीं करेंगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मन में यह भाव है कि क्या हमारे विद्यार्थी इतने स्वार्थी हो सकते कि उनको आह्वान किया जाए, गुरु की ओर से कहा जाए, शिक्षक की ओर से कहा जाए कि बेटा इसको जरा आगे की तरफ पहुंचाओ, जो कोई पैसा नहीं लग रहा उसमें, और जैसे ही कक्षा देखो आपका ये कर्तव्य होना चाहिए, धर्म होना चाहिए कि हम क्लास में भिड़ते ही एक बार इसको लाइक करेंगे और इसको शेयर करने का काम करेंगे। कौन देख रहा नहीं देख रहा इसकी चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। और ये कंटेंट एक स्तरीय कंटेंट जिसके लिए मैं खुद प्रयासरत रहता हूं, और आज से मैंने ये भी विचार किया है कि मैं आप इसी से देखकर नोट्स बनाएंगे। पीडीएफ देने से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं कहीं न कहीं एक पाप कर रहा हूं, टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक पाप कर रहा हूं, और वो ये हुआ कि मैं अपने इतने अच्छे कंटेंट को आपको सीधा उपलब्ध करा रहा हूं, आप उस कंटेंट को लिख नहीं रहे हैं और उसकी प्रिंट आउट से आप तैयारी कर रहे हैं। मैं मान सकता हूं उस बात को, फर्स्ट ग्रेड वाले लोगों के लिए ठीक है, लेकिन सेकंड ग्रेड वाले लोगों को मैं इसकी इजाजत नहीं देना चाहता, क्योंकि आप सोचिए जो मेहनत आप हाथ से लिखकर नहीं करेंगे मित्रों, वो कंटेंट आपको अच्छे से याद होने वाला नहीं है। बाकी तो आप जानते हैं ढेरों गाइड्स जो है वो बाजार में पड़ी हुई है, प्रिंट आउट का कितना मोल होता है वो मैं समझता हूं इस बात को अच्छे से। तो ये एक अनुभूति और हुई है मुझे कि मैं आज के बाद ये पीडीएफ शेयर नहीं करने वाला, आपको इसी से अच्छे से प्रिपेयर करने हैं नोट्स, क्योंकि आप सोचिए बिना घिसाई के चमक नहीं आएगी। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं मेरे विद्यार्थियों का हित कर रहा हूं, है ना, कि मैं उनको सीधा बना बनाया माल बिल्कुल उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं, तो हमारे विद्यार्थी शायद और कहीं सक्रिय होने की जगह शिथिल हो रहे हो। मुझे क्षमा करें, मैं थोड़ा सा आज अपनी बात को आपके सामने रख ली है, मैंने मन में थोड़ा सा ऐसा भाव हुआ इसलिए मैंने कह दिया, है ना। और आज की कक्षा को चलिए उसी मधुरम भाव से हम शुरू करते हैं। बात है, बात कह देना चाहिए, अपने परिवार की बात परिवार में नहीं कहें तो बच्चों तक मेरी बात कैसे पहुंचेगी। इसलिए आपसे आग्रह, मैं आपका चयन चाहता हूं, मैं आपके अंदर वो आग चाहता हूं, वो जुनून चाहता हूं जिसके बलबूते आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। मैं आपको आलसी नहीं बनाना चाहता, इसलिए आप इस वीडियो को देखकर आप जो है नोट्स बनाएंगे। और जब आप नोट्स बनाएंगे मित्रों, आपको बहुत सारी चीजें नहीं देखनी है, आपको तो केवल इसी की नकल करनी है अच्छे से, लेकिन अपने हाथ से जब आप प्रयास और परिश्रम करेंगे तो अधिगम अधिक स्थायी होगा, ये मनोविज्ञान भी कहता है और मैंने महसूस किया है। तो आइए आज की कक्षा का हम प्रारंभ करते हैं मित्रों, और गतांक से आगे चल रहे हैं। भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल, आज की कक्षा हमारी 30वीं कक्षा है मित्रों। और सबसे पहले भारतेंदु मंडल के कुछ प्रमुख रचनाकार हैं और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और आज की कक्षा के पश्चात जो है आप देखेंगे भारतेंदु युग जो है हमारा पूरा होने वाला है आज की कक्षा में। इसके पश्चात हम द्विवेदी युग लाएंगे, और आज के इस वीडियो के पश्चात मैं दिन भर में देखूंगा कि आप लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है। अगर 2000 विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या 2000 लाइक उस पर आने में कोई आपत्ति है क्या? नहीं होनी चाहिए मित्रों, क्योंकि आपके लिए ये प्रयास किया जा रहा है और आपसे केवल गुरु दक्षिणा के रूप में एक थम्स अप माना जा रहा है। अंगूठा काट कर देने वाला समय चला गया, मैं नहीं चाहता, है ना, लेकिन कम से कम एक लाइक तो मेरी इस मेहनत को बनता ही बनता है मित्रों। और जब आपका प्रोत्साहन नहीं होगा तो आप सोचिए इन कक्षाओं का क्या, ये पहले YouTube पर नहीं आ रही थी, अब आने लगी है, तो अब आगे और अच्छे से अच्छे कंटेंट को मैं लेकर आऊं। और आज रात्रि 9 बजे विजयी भव सीरीज लेकर हम लोग आ रहे हैं, बिल्कुल जीरो से व्याकरण शुरू कर रहा हूं। जिसको समय मिले वो जरूर 9 बजे
लाइव उपस्थित हो जाएं, क्योंकि कोई बाध्यता नहीं है मित्रों। हम तो एक को भी पढ़ाने वाले लोग हैं, लाखों को भीड़ खड़ी हो और फिर हम आएंगे, ऐसा नहीं है मित्रों। बहुत छोटा सा नाम है मेरा, मेवाड़ से काम करता हूं, स्वाभिमानी हूं। लेकिन आप ही में से कोई कमेंट था तो मुझे भी विचार हुआ कि जब विद्यार्थी ऐसी सोच रख रहे हैं तो बाकी विद्यार्थी आखिर कहां सो रहे हैं, है ना। उनको भी इस देवीय कार्य में, है ना, इस पवित्र कार्य में, इस राजभाषा हिंदी के कार्य में, भारत के कार्य में सहयोग करना चाहिए। और ये मैं आप सबका विनम्र आह्वान करता हूं, है ना। गुरु हूं, इतना कहने का मेरा हक है, अधिकार से आपको कहा है, नाराज नहीं होंगे। और शुरू करते हैं। बद्रीनारायण चौधरी, जिनका एक उपनाम है मित्रों प्रेम घन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन। तो देखिएगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन जो है वो बहुत अच्छे कह सकते हैं भारतेंदु मंडल के उम्दा एक लेखक है। इनका जन्म जो है मित्रों 1855 ईस्वी में हुआ है और इनका देहावसान जो है 1923 ईस्वी में हुआ है। तो आपका जन्म मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, बद्रीनारायण चौधरी, और इनका उपनाम है प्रेम घन। देखिएगा अब्र उपनाम से, ये महत्वपूर्ण बात है, अब्र उपनाम से उर्दू में लेखन किया करते थे। परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि अब्र उपनाम से कौन लेखक जो है लेखन किया करता था, तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जो है अब्र उपनाम से, जैसे रसा उपनाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं जो है वो लेखन करते थे, ठीक उसी प्रकार से अब्र उपनाम से उर्दू में लेखन करने वाले कौन है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी में समालोचना का सूत्रपात एक प्रकार से बालकृष्ण भट्ट एवं बद्रीनारायण चौधरी द्वारा किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है कि समालोचना का प्रारंभ एक प्रकार से अगर देखा जाए तो बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी द्वारा जो है वो किया गया, समालोचना का प्रारंभ किया गया। क्योंकि हम जानते हैं कि आधुनिक काल में भारतेंदु युग में बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां और विधाओं का प्रवर्तन हुआ जो साहित्य के क्षेत्र में नहीं थी। इसीलिए ये जो युग है ये पुनर्जागरण काल है मित्रों। यहां पर बहुत सारे जनजागरण के कार्य हुए साहित्य के क्षेत्र में। इनकी प्रमुख पत्रिकाओं की बात करेंगे देखिए मित्रों, तो नागरी नीरद बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा में आता रहता है। नागरी नीरद एक पत्रिका थी, 1993 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ और यह पत्रिका मित्रों साप्ताहिक थी। दूसरी पत्रिका जो है आनंद कादम्बिनी, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज द्वारा जो पत्रिकाएं निकाली जाती, आनंद कादम्बिनी पत्रिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा निकाली गई, ये प्रश्न आता है। नागरी नीरद निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा या किस पत्रकार के द्वारा, संपादक के द्वारा पत्रिका निकाली गई, तो ध्यान रखिएगा नागरी नीरद 1893 साप्ताहिक पत्रिका थी, मिर्जापुर से प्रकाशित हुई है। आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी में मासिक पत्रिका थी और मिर्जापुर से ही ये भी प्रकाशित होती है। तो इस बात का आप अच्छे से ख्याल रखिएगा। भारतेंदु मंडल के वरिष्ठ लेखक की अगर हम बात करें तो सबसे वरिष्ठ लेखकों में हम किसको मानते हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज को मानने। कुछ लोग कहते हैं बालकृष्ण भट्ट जो है मित्रों सबसे वरिष्ठ लेखक के रूप में हम भारतेंदु मंडल में जो है किसको मानने वाले हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज। ठीक है मित्रों। फिर प्रमुख, फिर इनके छंदों में यति भंग मिलता है, यह भी एक विशेषता है, इनके छंदों में यति भंग मिलता है। प्रमुख रचनाएं मित्रों कौन कौन सी है, तो एक है जीर्ण जनपद इनकी एक रचना है, आनंद अरुणोदय इनकी एक रचना है, अलौकिक लीला इनकी रचना है। रचनाओं के नाम एक दो बार आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, युगल स्रोत, प्रेम पीयूष वर्षा, ये इनकी कुछ प्रमुख रचना है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको कि अगर इनके बारे में प्रश्न आया तो पहला प्रश्न रहेगा पत्रिकाओं के संबंध में ध्यान रखना और किस उपनाम से लिखा करते थे, ये पहला प्रश्न रहने वाला है। तो याद रखिएगा समस्त काव्य रचनाएं प्रेम घन सर्वस्व में संकलित है और नाटक इनके द्वारा भारत सौभाग्य लिखा गया, प्रयाग रामागमन लिखा गया और वीरांगना रहस्य महानाटक लिखा गया। ये 3 नाटक इनके द्वारा लिखे गए मित्रों। तो नाटक, रचनाएं और पत्रिकाएं, है ना, इन तीनों पर आपका फोकस होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए मित्रों। तो आप सभी जो है चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगंज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अगले हमारे जो भारतेंदु मंडल के एक यशस्वी लेखक हैं जिनका नाम है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ध्यान रखिएगा पंडित जी थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र और इनका जन्म 1856 ईस्वी में हुआ है। बेजे गांव में इनका जन्म हुआ, जिला उन्नाव है उत्तर प्रदेश में। आप देखिएगा भारतेंदु मंडल के अधिकांश लेखक उत्तर प्रदेश के हैं और बाद में ये कानपुर बस गए मित्रों।
1894 ईस्वी में आपका देहावसान हो गया। देखिए कितने कम उम्र में आपका भी देहावसान हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो याद रखना, पंडित जी ने किया। ब्राह्मण का मतलब पंडित है, तो पंडित जी ने ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन किया। और भारतेंदु मंडल में पंडित शब्द जो है प्रताप नारायण मिश्र के आगे ही लगा हुआ है। तो बहुत अच्छे से आप ध्यान रख सकते हैं कि ब्राह्मण यानी पंडित, और ब्राह्मण पत्रिका किसने निकाली? पंडित जी ने निकाली। और पंडित जो है भारतेंदु मंडल में किसके आगे लगा हुआ है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ध्यान रखिएगा, है ना, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, तो ब्राह्मण नामक मासिक पत्रिका है। ये मासिक पत्रिका 1883 ईस्वी में कानपुर से आपने प्रकाशित की ब्राह्मण पत्रिका। किसी नाटक में अभिनय करने के लिए इन्होंने अपने पिता से मूछ मुड़वाने की आज्ञा ली थी। यह भी प्रश्न आता है कि भारतेंदु मंडल के किस लेखक ने, है ना, नाटक में अभिनय करने हेतु अपने पिता से मूछ मुड़वाने की आज्ञा ली थी? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे। मित्रों, आज का समय कुछ और है, लेकिन एक समय था तब मूछ मुड़वाना पुरुषत्व के खिलाफ था। और कोई भी पुरुष जो था वो अपनी मूछ को कभी नहीं मुड़वाता था। समय की बातें हैं, है ना। इसलिए इन्होंने अपने पिता से आज्ञा मांगी बकायदा कि मुझे इस नाटक में ये भूमिका निभानी और उसमें मूछ नहीं चाहिए। तो आज्ञा लेकर उन्होंने अपनी मूछ मुड़वाई थी। फिर देखिए, खड़ी बोली हिंदी के प्रबलतम समर्थक है, ये प्रबल समर्थक है। और इन्होंने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान एक नारा दिया था। मित्रों, यह भी महत्वपूर्ण है कि भारतेंदु मंडल के किस लेखक ने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नारा दिया था? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नारा देने वाले पीएन मिश्र हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। हर गंग कविता सर्वाधिक आपकी प्रसिद्ध रही, हर गंग कविता आपकी बहुत प्रसिद्ध रही। और अपनी ब्राह्मण पत्रिका का चंदा मांगते मांगते थक जाने पर इन शब्दों में वो याचना करते थे। क्योंकि आप सोचिए, उस समय पत्रिकाएं निकालना और पत्रिकाओं के चंदा इकट्ठा करना बहुत बड़ा दुष्कर कार्य था। इसलिए अधिकांश पत्रिकाएं कुछ समय चली और धीरे धीरे आर्थिक तंगी की वजह से वो पत्रिकाएं जो है अवसान हो गया उनका। तो 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। इस तरह से वो पंक्तियां कहते थे कि 8 मास बीते जजमान, अब तो दक्षिणा करो दान, अब तो करो दक्षिणा दान, यानी अब तो कम से कम जो मासिक चंदा है ना पत्रिका का, वो तो दे दो जजमान। तो आप सोचिए, ये भी प्रश्न बनता है कि उक्त पंक्तियां जो है किसकी है? तो उक्त पंक्तियां किसकी है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र की है। मित्रों, आगे चलते हैं। अगली रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर इनकी रचना है। लोकोक्ति शतक इनकी रचना है। तृप्यंताम इसकी रचना है। श्रृंगार विलास, दंगल खंड, बुढ़ापा, दीवाने प्रताप लहरी और हिंदी की हिमायत आपकी रचना है। आप ध्यान रखिएगा, ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और पत्रिका का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण बनता है, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? ब्राह्मण पत्रिका कब से प्रकाशित हो रही, कहां प्रकाशित हो रही, कहां से? तो ये सब चीजें अपने को ध्यान रखना है। और नाट्य रचना है मित्रों, संगीत शाकुंतल, लावणी ढंग पर खड़ी बोली पद्य में नाटक है। कली कौतुक रूपक, ये पाखंडियों व दुराचारियों से दूर रहने की प्रेरणा है। हमीर हट, आपने भी एक नाटक लिखा है, ध्यान रखना। भारत दुर्दशा भारत दुर्दशा, उधर जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी एक उपन्यास लिखा है, हमीर हट। ठीक है, फिर देखिए गो संकट, कली प्रभाव और जुआरी खुआरी, ये जो है आपकी प्रमुख नाट्य रचनाएं हैं। क्योंकि उस युग में नाटक का भी एक विशेष प्रभाव रहा था और नाटक बहुत लिखे गए। ठाकुर जगमोहन सिंह मित्रों तीसरे हमारे एक बहुत उम्दा कह सकते हैं, बड़े महत्वपूर्ण लेखक हैं ठाकुर जग मोहन सिंह। भारतेंदु मंडल का अर्थ क्या है मित्रों? कुछ लेखकों का एक समूह है जो समान विचारधारा के थे और हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ नया करना चाहते थे। तो ऐसे सभी लेखकों को हमने क्या कह दिया? भारतेंदु मंडल के लेखक कह दिया। ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म है मित्रों 1857 ईस्वी में, जब क्रांति हुई तभी ठाकुर साहब का जन्म हुआ। और 1899 ईस्वी में, देखिए ये भी बहुत कम उम्र में चले गए मुश्किल से आप देख सकते हैं 57 और उधर 99 है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम समय में इन्होंने भी अपना जो है जीवन समाप्त कर 40-41 साल की उम्र में आप भी काल कलवित हो गए। विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे, ध्यान रखना।
ठाकुर जगमोहन सिंह, है ना, विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। आचार्य शुक्ल कहते हैं प्राचीन संस्कृत साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले ये पहले हिंदी लेखक माने जाते हैं। यानी प्राचीन संस्कृत साहित्य से रुचि रखने वाले, संस्कार के साथ भारत की भूमि को प्यारी रूपरेखा को, भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले ये पहले लेखक माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए मित्रों, प्रेम संपत्ति लता एक इनकी रचना है, श्याम लता इनकी एक रचना है, श्याम सरोजनी इनकी अगली रचना है, देवयानी इनकी रचना है, श्यामा स्वप्न ये उपन्यास है मित्रों। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पूछा जाता है, श्यामा स्वप्न निम्नलिखित में से किसकी रचना है या के उपन्यासकार के रचनाकार कौन है, ध्यान रखिएगा। ऋतुसंहार, मेघदूत ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबिका दत्त व्यास मित्रों, अगली रचना है हमारी अंबिका दत्त व्यास, जो रचनाकार है अंबिका दत्त व्यास। तो आइए अंबिका दत्त व्यास के बारे में भी संक्षिप्त में हम जान लेते हैं मित्रों। जन्म है 1858 ईस्वी। जन्म क्या है? 1858 ईस्वी है। आपका जन्म काशी में हुआ है और मृत्यु 1900 ईस्वी में हुआ है। मित्रों अभी तक अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो याद दिला रहा हूं कि एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा मित्रों, क्योंकि मैं बार बार इस विचार से थोड़ा सा व्यथित सा हो जाता हूं कि क्या आखिर क्या कमी है कि ऐसे कोई फूहड़ नृत्य हो जाए या कोई इस तरह का थंबनेल लग जाए और देखता हूं कि उसके ऊपर जो है ढेरों लाइक आ जाते हैं। तो यार क्या बात है, हमारी हिंदी में क्या कोई ताकत नहीं है? और आप देखिएगा इन कक्षाओं को प्रिपेयर करने के लिए आपका तो आधा घंटा ही बिगाड़ता हूं मैं, मेरे 4 घंटे बिगड़ते मित्रों, तब जाकर ये कक्षा प्रिपेयर होती है। मैं इन्हीं बातों को मैं बार बार कह रहा हूं कि इन बातों को मैं लिख सकता हूं लाइव, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं इन बातों को लिखूंगा ना तो आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे। और मैं हमेशा विद्यार्थियों के समय का मान रखते हुए अपने समय को जाया करता हूं, क्योंकि आप सोचिए परमात्मा ने मुझे सब व्यवस्थाएं दे रखी है। मेरे 4 घंटे चले जाएं आपके हित में तो चलेगा, क्योंकि मुझे अभी कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं देना। लेकिन हमारे जो प्रतियोगी विद्यार्थी हैं उनके लिए हमारे मन में बहुत भाव रहता है। आप सोचिए, और ये निस्वार्थ भाव है। तो क्या निस्वार्थ भाव के बदले मैं आपका जो निस्वार्थ प्रेम है वो नहीं प्राप्त कर सकता? क्या इतना अधिकार मेरा नहीं है कि आपका निस्वार्थ प्रेम, आपका कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे, आपका निस्वार्थ भाव, स्नेह, प्रेम चाहिए। और मैंने आपको एक दायित्व सौंपा था कि हर विद्यार्थी अपनी ओर से 50 नए बच्चों तक मधुरम हिंदी को पहुंचाएगा, क्योंकि ये देवी कार्य और इसमें आपको सहयोग करना है, क्योंकि मैं तो मेवाड़ में बैठा हुआ हूं, है ना, और यहां से मैं मेहनत कर रहा हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप अपनी पताका के साथ आगे बढ़ेंगे, है ना। मध्य प्रदेश में जो विद्यार्थी देख रहे हैं, राजस्थान में जो विद्यार्थी देख रहे हैं, तो अपने अपने गांव, अपने अपने शहर में मधुरम को पहुंचाने का पुनित कार्य आप ही को करना है मित्रों। तो आप जब तक इसको मनोयोग के साथ नहीं करेंगे, अगर आपने स्वार्थ के साथ इन कक्षाओं को देखा है तो सच कह रहा हूं, परशुराम जी की वंशज से आता हूं। परशुराम जी आप देखते हैं, कर्ण ने जब इस तरह से शिक्षा प्राप्त की और अंतिम समय में उसकी शिक्षा काम नहीं आई मित्रों, क्योंकि वो कहीं न कहीं झूठ का सहारा लेकर विद्या ग्रहण कर रहा था। इसलिए गुरु के सामने झूठ और प्रपंच नहीं चलता। एक स्नेह युक्त वातावरण, निर्मल हृदय चाहिए। और आप जब इस स्नेह के साथ इन कक्षाओं का आनंद लेंगे ना मित्रों, निश्चित तौर पर कह रहा हूं, आपको अपनी परीक्षाओं में ये कक्षाएं जीवंत रूप में नहीं दिखे तो परमात्मा जो है इसके साक्षी है मित्रों। क्या बात कर रहे हैं, मन से ही तो सब कुछ होता है। मैं बहुत मन से आपसे जुड़ा हुआ हूं, इसलिए अधिकार पूर्वक बात करता हूं। शिक्षक हूं, इसलिए आपको आदेश तो देने का मेरे पास है, ऐसा मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं आपको आदेश दे सकता हूं। लेकिन फिर भी कलयुग है, कलयुग में मध्यम मार्ग का प्रयोग करते हुए आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप इन कक्षाओं को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। और मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि आपको किन किन तक इनको पहुंचाना है। आप क्या, हम 4-6 घंटे लगाकर आपको कुछ पढ़ा सकते हैं? तो क्या आप थोड़ा सा समय 2 मिनट 5 मिनट निकालकर क्या लाइक शेयर नहीं कर सकते मित्रों? इतना तो आप कर ही सकते हैं। और आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। और आज तो विजयादशमी है ना, भीतर के उस कलमश को, है ना, उस तमस को, उस अंधकार को बाहर निकालकर फेंक दीजिएगा। और जब आप परहित के बारे में सोचेंगे, स्वहित स्वतः ही सद जाता है मित्रों। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से अधम कार्य संसार में और कोई है ही नहीं, ऐसा तुलसीदास जी कह गए हैं। और दूसरे के हित का संवर्धन करना, दूसरे को संबल देना, दूसरे को हौसला अफजाई करना, इससे बड़ा और कोई पुण्य का कार्य नहीं है। मैं आपको यहां से बराबर प्रोत्साहित करता रहता हूं, क्योंकि ये मेरा कर्म है, ये मेरा धर्म है। मैं जिस व्यासपीठ पर बैठकर आप सभी लोगों को आह्वान करता हूं, आप सभी लोगों का वहां का कर्तव्य है कि मैं आपको वो सारे शब्दों से नवाजूं जिससे आप प्रोत्साहित हो, हतोत्साहित नहीं हो। इसलिए आपको उत्साहित करना मेरी जिम्मेदारी, और मैं निरंतर प्रयास करता हूं कि आप लोगों के भीतर उत्साह का संचार हो, है ना। और आज मैं कुछ कह भी रहा हूं तो आप सोचिए, ये इसलिए नहीं कह रहा कि आपको कोई दुखी करना है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं महीने भर से देख रहा हूं कि आपका स्नेह मुझे मिल रहा है, लेकिन उस स्नेह में ये लाइक की कमी आखिर क्यों आड़े आ जाती है। ये आप ही में से किसी विद्यार्थी को अगर मन में ऐसा लगा है, आप सोचिए, तो उसको पढ़ने के बाद मुझे भी लगा कि यार बात तो सही कही जा रही है। तो आप आज भरपूर प्रेम से नवाजेंगे इस मधुरम हिंदी को, है ना। आपसे ये तो नहीं कह सकता कि आप जो है मधुरम हिंदी को आशीर्वाद दें। मैं ये कह सकता हूं कि आशीर्वाद तो यहां से आपके लिए खूब सारा निकलेगा। और मैं प्रभु श्री राम को दंडवत प्रणाम करते हुए आप सबके लिए आशीष मांगता हूं कि हे परमात्मा, हे भगवान श्री राम, आप मेरे सभी विद्यार्थियों को उस तरह का काम करने की शक्ति दीजिए जिससे वो सफलता के पथ पर बेखौफ, निर्भीक, निडर होकर आगे बढ़े और अपने मनोवांछित स्थान को प्राप्त करें, अच्छे नागरिक बने, धार्मिक बने, मनुष्य बने और अच्छे मन से वो कर्म करे, भारत का कल्याण करे, विश्व का कल्याण करे। क्योंकि हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। उस व्यवस्था के निवासी हैं, है ना, उस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और उसके प्रतिपालक भी हैं। इसलिए ठीक है, कई सभ्यताएं आई और नष्ट हो गई, भारत की सभ्यताएं अमर रही और अमर रहेगी। आतताई आते गए, मरते गए, चले गए, लेकिन सनातन भारत के ऊपर लोगों ने सोचा ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं, क्योंकि हम मन से बुरा नहीं सोचते हैं और ये मन ही कहीं न कहीं कर्म का रूप धारण करता है। तो आइए मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। अंबिका दत्त जी व्यास हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो आपका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ है, काशी में आपका जन्म हुआ है मित्रों। और मृत्यु की बात करें तो 1900 ईस्वी में आपकी मृत्यु हुई है। संस्कृत व हिंदी दोनों के अच्छे विद्वान थे, संस्कृत व हिंदी दोनों के बहुत अच्छे विद्वान थे। पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका के संपादक रहे मित्रों, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पीयूष प्रवाह के संपादक कौन? अंबिका दत्त जी व्यास। उन्होंने की जगह इनने उनने शब्दों का प्रयोग किया। इन्होंने अपने काव्य में, अपने लेखन में उन्होंने और इन्होंने की जगह इनने उनने शब्द का प्रयोग आपने किया है। और आपकी प्रमुख रचनाएं हैं पावस पचासा, मित्रों एक महत्वपूर्ण रचना है पावस पचासा सुकवि सत्सय। ये रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आती है। हो हेरी, ठीक है, हो हेरी, देखिएगा हो हेरी, ये भी एक प्रसिद्ध रचना है। कंसवध अपूर्ण प्रबंध काव्य है ना, 3 ही सर्ग है। बिहारी विहार जो है ये आपने कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया। ये बिहारी विहार जो है वो टीका है मित्रों। बिहारी सत्सई पर अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी विहार नामक टीका लिखी है और कुंडलिया छंद में उनके दोहों के भावों का विस्तार किया है। भारत धर्म एक इनकी और रचना है और शिवराज विजयम इनकी एक और अन्य रचना है। तो मित्रों अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु मंडल के एक उम्दा लेखक हैं, कलमकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले हमारे जो लेखक हैं वो है मित्रों बालकृष्ण भट्ट। आज ही प्रातः काल किसी मित्र ने व्हाट्सएप के ऊपर इस प्रश्न को पूछा कि सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मित्रों देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है उनको हमने क्या कहा है, हिंदी का एडिशन कहा है। मित्रों देखिए, बालकृष्ण भट्ट है, हिंदी का क्या है, एडिशन है। तो आप देखिएगा यहां पर आप देखिएगा बालकृष्ण भट्ट जो है ना, तो हमने यहां पर एडिशन, तो आप या इसको किस तरह से याद करना चाहें, मैंने तो इसको के कर रखा है, आप चाहो तो इसको बीए कर लो, बालकृष्ण भट्ट और ऐसे एडिशन, बी से बालकृष्ण भट्ट और ऐसे क्या हो जाएगा, एडिशन। तो ये जो कई बार कंफ्यूजन होता है स्टील कौन है और एडिशन कौन है। तो मित्रों हिंदी के एडिशन जो है वो कौन है, बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी के क्या है,
एडिशन है। तो बीए याद रख लीजिएगा, बीए याद रखते ही ये आपके लिए सहूलियत हो जाएगी कि एडिशन किसको कहा, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का क्या कहा, एडिशन कहा है ना। तो आप देखिएगा ये आचार्य शुक्ल ने इनके निबंधों व भाषा शैली की सराहना करते हुए आचार्य शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। किनको, बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी के एडिशन है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी के क्या है, एडिशन माने गए। जन्म 1844 ईस्वी में, मित्रों एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। प्रयाग में आपका जन्म हुआ, मृत्यु 1914 ईस्वी में हुई है। 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से किया है। मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतेंदु मंडल के लेखकों की पत्रिकाओं के बारे में प्रश्न हमेशा आता है, पुराने प्रश्न पत्र को उठाकर आप देख लीजिए, इसलिए जरूर ध्यान रखें। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप है। ब्राह्मण पंडित जी ध्यान रखना, नागरी नीरद है ना, आनंद कादम्बिनी प्रेम गण है मित्रों, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद प्रेम गण है, ठीक है। इसी तरह से पीयूष प्रवाह वगैरह जो भी पत्रिकाएं हैं पक्का कर लीजिएगा आप। प्रेम पुंज नामक पत्रिका का संपादन आपने और किया है, ध्यान रखिएगा। प्रेम पुंज नामक पत्रिका का भी आपने संपादन किया है। भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ लेखक माने जाते हैं, भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ लेखक है ये भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1844 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट। तो अपन यहां एक चीज को थोड़ा और करेक्ट कर लेते हैं कि 1844 ईस्वी में ये जो है पैदा हुआ है, इसलिए भारतेंदु मंडल के सबसे नंबर 1 की अगर बात करते तो इन्हीं को ये वरिष्ठतम है मित्रों, वरिष्ठतम लेखक है भारतेंदु मंडल के बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। हमने आना जो प्रेमघन की बात की थी, प्रेमघन उनके बाद की समय के हैं, इसलिए वरिष्ठतम अगर लेखक वयोवृद्ध सबसे है ना बड़े लेखकों की अगर बात करें, वैसे तो बहुत ऐसा कोई प्रश्न आता नहीं है, और अगर आ भी जाए तो आप ध्यान रखना 1844 में आपका जन्म होने की वजह से इनको हम वरिष्ठतम लेखक के रूप में मानेंगे, और उसके बाद क्रमानुसार आप देखिएगा जिनका जन्म बाद में हुआ उनको अपन बाद में माने, उसके अनुसार आरोही क्रम में। तो वरिष्ठतम लेखक, सबसे वरिष्ठतम लेखक जो है वो प्रेमगन नहीं होकर किसको मानेंगे, बालकृष्ण भट्ट को, वो उसके बाद जो है प्रेमगन है, ठीक है। तो सबसे वरिष्ठ में आप इनको मान ले, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। रचनाओं में मुहावरेदार भाषा का इन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया है, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। आचार्य शुक्ल ने इनके निबंधों व भाषा शैली की सराहना करते हुए हिंदी का एडिशन इनको कहा है। इन्होंने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा, इन्होंने साहित्य को क्या कहा, जन समूह के हृदय का विकास कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं ये रचना परीक्षा में आती रहती है, कलिराज की सभा है ना, बाल विवाह इनकी रचना है, चंद्रसेन रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी मित्रों आपका एक उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1877 ईस्वी में नूतन ब्रह्मचारी परीक्षाओं में आता है, ध्यान रखिएगा। 100 अजान एक सुजान, ये भी एक उपन्यास है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आई हुई है और भी आएगी मित्रों। आगे बढ़ते हैं। फिर मित्रों राधा कृष्णदास, अगले कौन है हमारे सामने, राधा कृष्णदास। 1865 ईस्वी में आपका जन्म होता है और 1907 ईस्वी में आपका देहावसान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के फूफेरे भाई थे, ये याद रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के रिश्तेदार थे राधा कृष्णदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र के फूफेरे भाई थे। और नागरी प्रचारिणी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, राधा कृष्णदास। राधा कृष्णदास कौन है, राधा कृष्णदास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई हैं। और आपकी प्रमुख रचनाओं की जब बात करते हैं तो भारत 12 मासा आपकी एक रचना है, देश दशा आपकी एक प्रमुख रचना है जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। महाराणा प्रताप राजस्थान केसरी 1857 इनका बड़ा व प्रसिद्ध नाटक है, महाराणा प्रताप इनका एक नाटक है, 1897 में जो है प्रकाशित हुआ। महारानी पद्मावती मेवाड़ कमलिनी के नाम से जो जानी जाती है। निस्सहाय हिंदू आपकी एक रचना है। रहीमन विलास जो है रहीमदास जी के दोहों का कुंडलीय छंद में भाव विलास किया गया है, भाव विस्तार किया गया, मतलब रहीमन विलास यानी रहीमदास जी के जो दोहे हैं उनका भाव विस्तार जो किया गया है वो कुंडलीय छंद में आपके द्वारा किया गया है। तो भारत 12 मासा, देश दशा, महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती, निस्सहाय हिंदू और रहीमन विलास जो है वो कृतियां है राधा कृष्णदास की। राधा कृष्णदास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फूफेरे भाई थे और नागरी प्रचारिणी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष थे मित्रों, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। लाला श्रीनिवास दास अगले हमारे भारतेंदु मंडल के रचनाकार है। 1851 ईस्वी में आपकी जो है आपका जन्म हुआ और मृत्यु 1887 ईस्वी में हुई। सारे सन याद रहे नहीं रहे ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा 2-3 बार आप पढ़ ले, थोड़ा ध्यान में रह जाए तो अच्छा है। रचनाएं प्रहलाद चरित 11 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है,
तप्ता संवरण है मित्रों, ध्यान रखना, तप्ता संवरण नाटक है। 1874 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन में यह प्रकाशित हुआ और 1883 ईस्वी में पुस्तक के रूप में, प्रेम कथा के रूप में जो है ना, नहीं, ये 1883 ईस्वी में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। याद रखिए, ये महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आया हुआ है, तप्ता संवरण। रणधीर और प्रेम मोहिनी 1877 ईस्वी में प्रकाशित रोमियो जूलियट का अनुवाद है, प्रेम कथा है, रणधीर और प्रेम मोहिनी। और परीक्षा गुरु मित्रों सबसे महत्वपूर्ण 1882 ईस्वी में आचार्य शुक्ल के द्वारा इसी को प्रथम उपन्यास माना गया है। ये जो है उपन्यास है मित्रों, ठीक है, और आचार्य शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है और ये लाला श्रीनिवास दास द्वारा जो है रचित है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसलिए हर स्लाइड आप समझिए, कोई भारी भरकम कंटेंट नहीं आपको देता हूं, आपको बिल्कुल चुनिंदा और सेलेक्टेड बात देता हूं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होती है। फिर पंडित राधाचरण गोस्वामी मित्रों, अगले हैं पंडित राधाचरण जी गोस्वामी। तो देखिए पंडित राधाचरण जी गोस्वामी, जो एक तो राधा कृष्ण दास है, दूसरे पंडित राधाचरण गोस्वामी, ध्यान रखिएगा। तो 1858, इनको सीधा सीधा राधाचरण गोस्वामी के नाम से ही ज्यादा जानते हैं। पंडित शब्द जो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लिए ज्यादा वहां साथ में चलता है, ये भी पंडित जी ही थे, लेकिन नाम उनका पंडित प्रताप नारायण मिश्र ज्यादा, ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है। मृत्यु आपकी 1925 ईस्वी में हुई। 1883 ईस्वी में भारतेंदु नामक पत्र वृंदावन से निकला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतेंदु युग के किस लेखक ने भारतेंदु नामक पत्र का या पत्रिका का प्रकाशन किया? तो ध्यान रखिएगा, पंडित राधाचरण गोस्वामी के द्वारा। ये संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे मित्रों और इनकी प्रमुख रचनाएं बहुत जबरदस्त है। देखिएगा, तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण एक प्रहसन है, एक नाटक है। धर्म गुरुओं की छद्म लीलाओं का भंडाफोड़ इस नाटक में वो करते हैं। बूढ़े मुंह मुहा से लोग देखे तमाशे, ये भी एक प्रहसन है। इनके प्रहसन बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। पर स्त्री गमन की बुराई के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है, बूढ़े मुंह मुहा से लोग देखे तमाशे। मित्रों ये महत्वपूर्ण रचनाएं, ध्यान रखना, परीक्षाओं में आई हुई है। सुदामा नाटक, सती चंद्रावली नाटक, अमर सिंह राठौड़ नाटक, आपने नाटक ज्यादा लिखा है। बिरजा एक उपन्यास है और जावित्री एक उपन्यास और मृणमयी ये उपन्यास है। 3 उपन्यास है, बाकी अधिकतर आपने नाटक लिखे हैं। पंडित राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु पत्रिका का प्रकाशन आपके द्वारा ही किया गया है। और देखिए मित्रों, बाल मुकुंद गुप्त। अब देखिए, एक है बाल कृष्ण भट्ट और दूसरे हैं बाल मुकुंद गुप्त। मित्रों ये बाल मुकुंद गुप्त को मैंने यहां पर MS कर दिया है, S का अर्थ स्टील है, तो ध्यान दीजिएगा, MS है ना, बाल मुकुंद। और आप चाहे तो इसको BS भी कर दो, कोई बात नहीं। एक BA है और एक BS है, लेकिन मेरे को लगेगा कि वो बाल कृष्ण भट्ट, इसलिए KA किया कि वहां कृष्ण है और यहां बाल मुकुंद है, तो वहां बाल तो कॉमन हो गया, इसलिए KA और MS इसलिए किया कि आपको ध्यान रह जाए, बाल कॉमन है ना। तो M फॉर मुकुंद और K फॉर कृष्ण। तो बाल कृष्ण भट्ट B, आपको बताया था BA लिखो या K लिखो, है ना, उसका अर्थ है एडिशन। और यहां क्या करना है, MS लिखना है। तो बाल मुकुंद गुप्त जो है वो क्या है, स्टील है मित्रों, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है और हमारे किसी विद्यार्थी ने पूछा भी था, तो उसका उत्तर आज की कक्षा में है, आप इसको समझ जाएं। 1865 ईस्वी में आपका जन्म हुआ, गुड़ियाना जिला रोहतक हरियाणा में, और मृत्यु 1907 ईस्वी में हुई। निबंधों व भाषा शैली के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा है, तो ये स्टील और एडिशन कहने वाले आचार्य शुक्ल ही है। संपादन अखबारे चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र आदि जो है आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारतेंदु युग व द्विवेदी युग की कड़ी माने जाते हैं आप। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की बाल मुकुंद गुप्त जो है कड़ी माने जाते हैं। और शिव शंभू का चिट्ठा मित्रों व्यंग्यात्मक लेख है, लॉर्ड कर्जन को टारगेट करते हुए लिखे थे, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। खत और चिट्ठे, स्फुट कविताएं, भारत मित्र में 1904-05 में छपे हैं खत और चिट्ठे, और स्फुट कविता 1905 में, और एक है खेल तमाशा, ये इनकी आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो मुख्य रूप से आपने ऐसे निबंध लिखे हैं जो उस समय की समसामयिक परिस्थितियों के आधार पर, है ना, झकझोर देने वाले थे। तो आपको इसीलिए स्टील और एडिशन दोनों ही विदेशी विद्वान हैं जिनके निबंध जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। तो आचार्य शुक्ल ने कंपेयर करते हुए हिंदी का जो एडिशन है वो बाल कृष्ण भट्ट को कहा है और हिंदी का स्टील जो है बाल मुकुंद गुप्त को कहा है। तो मित्रों आज की कक्षा में हमने यहां तक का आनंद ले लिया है और हमारा भारतेंदु मंडल जो है और उसके प्रमुख रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं हैं, वो पूरी होती है मित्रों। और आज की कक्षा में आप सभी का आभार मैं इसलिए व्यक्त करता हूं कि
कलयुग में गुरु की बात को विद्यार्थी अगर सुनते हैं, ये भी बड़ा एहसान है, इसलिए आभार तो प्रकट करना बनता ही है। आपके भीतर अगर पता नहीं थोड़ा 10-20% भी अहम हो तो आप सोचिए कि जिनके पास सब कुछ हो उनको कितना अहम करना चाहिए। लेकिन आप सोचिए जिसने अहम किया बर्बादी के कगार पर है, सफलताएं तो बहुत दूर की बातें हैं, उनको हो सकता है जीवन में बहुत कुछ पतन ही पतन मिलने वाला है। इसलिए मित्रों, मैं, ये बहुत बुरा शब्द है, हम बहुत अच्छा है। इसलिए आइए हम मिलकर, है ना, अपने सपनों को साकार करें। मेरे सपने परमात्मा ने पूरे किए हैं, आपके सपने भी परमात्मा जरूर पूरा करेंगे। इसलिए निश्चल भाव से आप कर्म करते रहिएगा और सर्व हिताय, बहुजन हिताय के बारे में आपका चिंतन और सोच होना चाहिए, आपका हित जरूर होगा। हम कहीं ना कहीं अगर हारते हैं ना मित्रों, तो हमारी मानसिकता की वजह से हारते हैं, हमारे भीतर की उस कालिख से हारते हैं, हमारे भीतर के उस छोटेपन से हारते हैं जो दूसरों के लिए भला सोचता ही नहीं है। तो आप सोचिए, परमात्मा कहते हैं, कबीर साहिब कहते हैं कि चींटी के पैर में अगर घुंघरू बांध दो और उस घुंघरू को अगर बजता है वो घुंघरू, तो कहते हैं कि साहिब सुनता है। तो फिर आप सोचिए, आपके भीतर अगर दूसरों के कल्याण की भावना नहीं है ना, दूसरों के लिए अगर आपके भीतर कुछ न कुछ ठीक भावना नहीं है ना, उसके लिए कलुषित भावनाएं हैं, तो क्या परमात्मा आपको सफलताएं कभी दे सकते हैं? जो मानने वाले लोग हैं उनसे आग्रह करता हूं, है ना, कलयुग है, कलयुग में परमात्मा परम शक्ति को नहीं मानने वाले लोगों की संख्या भी बहुत है, नास्तिकों की संख्या भी बहुत है। अब उनको समझाना तो बस परमात्मा के हाथ में ही है, हम उनको नहीं समझा सकते, लेकिन समय काल परिस्थितियां जरूर उनको समझाती है। और हर समय आप देखते हैं कि संसार में देवता भी होते हैं, राक्षस भी होते हैं। परंपराओं से त्रेता युग देख लीजिए, द्वापर युग देख लीजिए, जब भगवान साक्षात अवतार लेकर उन राक्षसों का विनाश करते हैं। तो मित्रों, आज का युग तो कलयुग है, और कलयुग तो कहते हैं कि सबसे भयंकर युग होता है। इस युग में तो भाई भाई का नहीं है। और आप सोचिए, इसी युग की क्या बात करते हैं, द्वापर में भी देखिए ना, कहां भाई भाई का था, है ना, द्वापर में कहां भाई भाई का था। इसलिए आप सोचिए, प्रेम, स्नेह और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज विजयादशमी पर्व है, और मैं विजयादशमी पर्व के दिन, मुझे याद आता है जब मैं तैयारी करता था तो हम 2-3 मित्र एक ही टेबल पर बैठकर पढ़ा करते थे। विजयादशमी का समय था और हमने हमारे सारे रजिस्टरों की एक ढेरी लगाई थी और उन रजिस्टरों की पूजा की थी। मित्रों, वो हमारा शास्त्र था, इसलिए, और ये हमारा शस्त्र है। इसलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा करते हुए, जब शस्त्र जेब में होता है, पास में होता है, तो हमारा आत्मविश्वास बना रहता है। इसलिए हम शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा करते हुए, भारतीय संस्कृति को नमन करते हुए, परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए, राम जी को, राम दरबार को, मां सीता को, लक्ष्मण भैया को, शत्रुघ्न भैया को, है ना, और कौशल्या मैया को, दशरथ महाराजा को, सभी को, जनक महाराजा को, सभी को प्रणाम करते हुए, है ना, रामायण जी को प्रणाम करते हुए, महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए आज की इस कक्षा का समापन करते हैं। आज की कक्षा को गगनगामी बनाइए, आज की कक्षा को अनंत लाइक से नवाजिए। बस ऐसा ही आपसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।